हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक कर लिया था? किसी को याद है? लास्ट क्लास में हमने टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम का कैरेक्टरिस्टिक देख लिया था, मतलब जो डेफिनेशन है वो देख लिया था। आज की क्लास में हमें करना है ट्रिगरिंग सर्किट। तो लिखिएगा थायरिस्टर फायरिंग सर्किट्स या एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट। एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट्स। तो एससीआर ट्रिगरिंग किसे बोला जाता है? अगर हम गेट टर्मिनल पे कोई पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर बोला जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अप्लाइंग अ पल्स एट द गेट टर्मिनल अप्लाइंग अ पल्स एट गेट टर्मिनल। सर ये फर्स्ट पेज है ना। हाँ। एक टू ट्रिगर अ एससीआर। ठीक। गेट टर्मिनल पे एक पल्स अप्लाई करना ताकि जो एससीआर है उसको ट्रिगर किया जा सके इज कॉल्ड एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही एससीआर ट्रिगरिंग, तीन एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट हमें पढ़ना है। आर, आरसी और यूजेटी। तो सबसे पहले लिखिएगा आर फायरिंग सर्किट या रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट। रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट्स। रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट। तो जो सर्किट है वो कैसे बनता है? सोर्स, लोड, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट है। जी सर।
वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यह है सोर्स, जिसको सप्लाई भी बोल सकते हैं आप। यह है लोड, जिसके क्रॉस वोल्टेज है वी नॉट, जिसके क्रॉस वोल्टेज है वी नॉट। यह है एस सी आर, जिसको हमें ट्रिगर करना है। यह है एस सी आर, जिसको हमें ट्रिगर करना है। यह है फायरिंग सर्किट। R1, यह है R2, डायोड डी, रेजिस्टेंस R, यह है गेट वोल्टेज VG, गेट वोल्टेज VG। अब देखिए, ट्रिगरिंग सर्किट से मुझे उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास है नहीं, सिर्फ सर्किट है, उसका एक्सप्लेनेशन है कैसे एससीआर ट्रिगर हो रहा है। तो इससे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी वन लाइनर में। चलिए, तो अगर हम फायरिंग सर्किट को हटा दें तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, एक सप्लाई, एक एससीआर, एक लोड। लेकिन बीच में जो फायरिंग सर्किट से वो लगाया ही सिर्फ इसलिए गया है ताकि एससीआर को ऑन किया जा सके। जो फायरिंग सर्किट है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि एससीआर को ऑन किया जा सके। अब फायरिंग सर्किट जो है हमारा, उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंसेज हैं, इसीलिए इसे रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट बोला जाता है। फायरिंग सर्किट consists mainly of resistances. Hence, this circuit is called resistance triggering सर्किट। जो R1 है उसे बोला जा रहा है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, because it limits the current reaching the gate.
ये गेट करंट को लिमिट कर रहा है रेजिस्टर, इसीलिए इसे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर बोला जा रहा है। ठीक, आगे देखिएगा। जो गेट करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट की लिमिट से कम होना चाहिए, नहीं तो गेट आपका डैमेज हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट से ज्यादा होना चाहिए, एक्चुअल गेट करंट, नहीं तो एससीआर आपका ट्रिगर नहीं हो पाएगा। और ये लिमिट कौन सेट करता है? मैन्युफैक्चरर। लिमिट सेट बाय मैन्युफैक्चरर या कंपनी जिसने एससीआर को डिजाइन किया है। मान लेते हैं R1 से करंट जा रही है I1, या सिंपली I बोल दीजिए। तो अगर जो भी R1 से करंट फ्लो हो रही है वो पूरी की पूरी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जा रही है किसमें? एससीआर में। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इफ वी एज्यूम all the current coming through R1 goes into SCR। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारी की सारी करंट जो रेजिस्टेंस R1 से आ रही है वो SCR में जा रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं? I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, अगर हम V नॉट को नेग्लेक्ट करें तो देन वी कैन से दैट I इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी R1 प्लस R2। यहाँ पे R2 वेरिएबल है, तो अगर R2 को हमने जीरो कर दिया अगर हमने R2 को जीरो कर दिया तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा?
Vm बाई R1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आई मैक्स आ गया Vm बाई R1, और इसकी वैल्यू IG मैक्स से कम होनी चाहिए, नहीं तो गेट टर्मिनल जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आई मैक्स इज इक्वल टू Vm बाई R1, और दिस वैल्यू इज लेस देन IG मैक्स। R2 वेरिएबल है टू वेरी द फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल क्या होता है आगे देखेंगे। सर, बताइए। फायरिंग एंड वो टर्न ऑन में क्या डिफरेंस है? सेम ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। हम किसी एंगल पे टर्न ऑन कर रहे हैं, किसी एंगल पे फायर कर रहे हैं, एक ही बात है। टर्न ऑन करना, फायर करना एक ही चीज है SCR में। जी। R2 इज वेरिएबल, ट्रिगरिंग भी एक ही चीज है, वही दूसरा नाम है, फायरिंग या ट्रिगरिंग। ठीक है सर। R2 इज वेरिएबल टू वेरी फायरिंग एंगल। टू वेरी फायरिंग एंगल। R is the voltage limiting resistor. R is voltage limiting resistor। अगर हम गेट करंट को इग्नोर करें, अगर हम गेट करंट को इग्नोर करें ऑफ SCR, देन ये पूरा का पूरा फायरिंग सर्किट जो है वो सीरीज में आ जाएगा। तो गेट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने पे VG इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी R अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। VG इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी R R1 प्लस R2 प्लस R। अगर मैं लेट गेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को मैं बोल देता हूं VMR अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। तो VG की वैल्यू हो जाएगी VGM साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन याद रखना है अपने को। ये इक्वेशन याद रखनी है। VGM है मैक्सिमम गेट वोल्टेज,
VG है गेट वोल्टेज। यहां से फायरिंग सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है, फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये पॉइंट लिखिएगा एक नोट पॉइंट करके। इट इज द एंगुलर डिले आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग it is the angular delay after the instant of forward biasing at which the gate pulse is applied to SCR। यहां पे क्या बोला जा रहा है या ऐसा लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड फायरिंग एंगल डिले, और इसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एंगुलर डिले है, जैसे ही हमारा SCR फॉरवर्ड बायस हुआ उसके कितनी देर बाद हम गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं SCR में, दैट इज कॉल्ड फायरिंग एंगल डिले। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। या अगर फायरिंग एंगल हम अप्लाई मतलब अगर गेट ट्रिगरिंग यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज से SCR को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो SCR तभी ऑन हो जाएगा जब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर चला जाए। और SCR get triggered when gate voltage exceeds a threshold value VGT। ये है गेट वोल्टेज गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड, या गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिख लीजिएगा। गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज गलत हो गया। गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक। अगर SCR को आपको ट्रिगर करना है बिना गेट पल्स दिए, तो आपको गेट वोल्टेज को एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर रखना पड़ेगा। गेट वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर करना पड़ेगा। अगर गेट वोल्टेज बड़ा हो गया गेट के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो SCR ऑन हो जाएगा।
तो SCR ऑन हो जाएगा। और गेट वोल्टेज है कितना? VGM sin ओमेगा टी। ग्रेटर देन VGT। तो ओमेगा टी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? ओमेगा टी ग्रेटर देन साइन इनवर्स VGT अपॉन VGM। सर थोड़ा वो पीछे पेज दिखाइए इसमें। हो गया सर। अब जो VGM है उसका फॉर्मूला क्या था? VMR अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 था, तो अगर R2 को बढ़ा रहे हैं तो VGM कम हो जाएगा। तो यहां से हम ओमेगा टी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज देखिए, अगर R2 को वेरी कर रहे हैं तो VGM वेरी कर रहा है, VGM वेरी कर रहा है तो ओमेगा टी वेरी कर रहा है। So by varying R2 we can control omega t। सर ये ट्रिसोल बेलू को क्या है सर? कहाँ पे? ट्रिसोल बेलू। थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू है जिससे ऊपर अगर हम गेट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो SCR ट्रिगर हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब यहां से सब कुछ भूल जाना, कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में। R और RC ट्रिगरिंग सर्किट से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम फायरिंग एंगल कितना होता है R ट्रिगरिंग सर्किट का? तो मैक्सिमम फायरिंग एंगल होता है 90। उसके बाद हम इसे फायर नहीं कर सकते। बस इतना ही आपको याद रखना है। सर बताइए। ये फायरिंग एंगल में ना हम लोग क्यों डिले करते हैं? मतलब एट द टाइम ऑफ फॉरवर्ड बायस तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या ट्रिगरिंग? नहीं, आप चाहो तो कभी भी कर सकते हो, वही तो हमें करना है, हमें कंट्रोल करना है कि हम कब चाहते हैं, हम जब चाहें तब SCR को ऑन कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली डिफिनेशन में वो एंगुलर डिले बोल रहे हैं, तो हाँ, डिले करना जरूरी है, मस्ट है सर? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ओके ओके कितना डिले करना चाहते हो। 10 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कितना डिले करना चाहते हो, वो आपके ऊपर और आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। मतलब कंट्रोल करना हमारे हाथ में हो। वी कैन कंट्रोल कि कब हम SCR को ऑन करें, कब हम SCR को ऑन नहीं करें। हम्म, अगर ठीक। अल्फा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये तो सीधे हम्म सीधे डायोड हो जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस आया, डायोड हम्म कंडक्ट करने लग जाता है। तो सेम उसी तरह से SCR भी, जैसे ही फॉरवर्ड बायस आया SCR कंडक्ट करने लग गया। तो फिर हम्म, SCR और डायोड में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, फायरिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि फॉर R ट्रिगरिंग सर्किट
maximum firing angle can be 90 degree only not more than that। बस यही एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है किसी एग्जाम में, उसके बाद आर या आरसी से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। इसके बाद आता है आरसी फायरिंग सर्किट। यहां तक हो गया हो तो बताइएगा। मेरा हो गया। इसके बाद लिखिएगा आरसी फायरिंग सर्किट। इसका जो सर्किट है और खतरनाक बनता है। ये है लोड, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये है V नॉट, रेजिस्टेंस R। ये है C, ये है कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज Vc। ये है डायोड D2 और ये है डायोड D1। ये ऐसे कनेक्ट रहेगा। इसके क्रॉस वोल्टेज है Vg। ये है फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट। तो अब एक ही क्वेश्चन यहां से बन सकता है
कि अगर हमारे पास पहले से आर फायरिंग सर्किट था तो हमें आरसी फायरिंग सर्किट की जरूरत क्या पड़ी। हमारे पास आर फायरिंग सर्किट पहले से था तो आरसी फायरिंग सर्किट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो वी नीड आरसी फायरिंग सर्किट बिकॉज रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट का कुछ ड्रॉबैक था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वी नीड RC firing circuit because R firing circuit has some drawback। और वो ड्रॉबैक क्या है? That is the maximum firing angle must be 90 degree only, not more than that। The maximum firing angle of the circuit is up to 90 degree only। Not more than that। तो आरसी फायरिंग सर्किट का यूज करके हम जो फायरिंग एंगल है उसे 90 डिग्री से भी बढ़ा सकते हैं। बाय यूजिंग RC firing circuit we can increase या vary कर लीजिएगा, we can vary the firing angle more than 90 डिग्री। यही एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे वर्किंग तो आपसे पूछेगा नहीं वन लाइनर क्वेश्चन में कि इसकी वर्किंग बताइए। जी सर। तो लिखिएगा आर वेरिएबल है, रेजिस्टेंस आर आपका वेरिएबल है। रेजिस्टेंस आर इज वेरिएबल। अगर आर वेरिएबल है तो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है? आरसी आरसी होता है। अगर आर वेरिएबल है तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट है सर्किट का उसे भी वेरी किया जा सकता है। देन टाइम कांस्टेंट of the circuit
can also be varied. जिसके कारण अगर टाइम कांस्टेंट बदल रहा है, वेरी कर रहा है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग का रेट भी वेरी करेगा। which in turn vary the rate of charging of capacitor। जो कैपेसिटर के चार्ज होने के रेट को भी वेरी कर देगा। इसको देख लीजिए एक बार पहले, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। सर बताइए। सर वो लास्ट का 3 जो सेंटेंस आपने दिखाया है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कहाँ पे? जब ऊपर रेजिस्टेंस को वेरी करेगा तो फिर ये आपका टाइम कांस्टेंट भी। देखिए, रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है तो टाइम कांस्टेंट भी वेरी करेगा। टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है। अगर आर वेरिएबल है तो टाउ वेरिएबल है। चार्जिंग करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अगर टाउ वेरी कर रहा है तो रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी तो वेरी करेगा। मतलब अब हम वोल्टेज वीसी को वेरी कर सकते हैं। वोल्टेज वीसी कैन बी वेरीड। अगर वोल्टेज वीसी को वेरी कर पा रहे हैं तो हम गेट वोल्टेज को भी तो वेरी कर पाएंगे, वीजी। देखिए, वीसी ही वीजी के बराबर है अगर डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। जी सर। सही है। तो द वोल्टेज वीजी कैन बी वेरीड। वेरीड। तो ये कब थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार करेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से हमने ये जो कंट्रोल है, इस एससीआर को ऑन करने का जो कंट्रोल है, इज इन आवर हैंड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस आर। बट यहां से क्वेश्चन एक ही बनता है कि जो फायरिंग एंगल है उसे 90 डिग्री से ज्यादा किया जा सकता है। बस इतना याद रख लीजिएगा, अगर ये सारी चीजें याद रखने में दिक्कत कर रही हैं तो। सर जितना ज्यादा फायरिंग एंगल होगा उतना जल्दी इंस्टेंटली एससीआर ऑन होगा, ऐसे है क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको फायरिंग एंगल का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये है वोल्टेज, this waveform is in input to SCR। तो जैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव हुआ, SCR ऑन हो जाएगा? जी सर। नहीं होगा, सिर्फ फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हमने पढ़ा था ना, उसमें चला जाएगा।
एससीआर तब तक ऑन नहीं होगा जब तक अप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा ना हो जाए, या जो गेट पल्स है वो हम ना दे दें, तब तक एससीआर ऑन नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे गेट पल्स दिया, तो इसे बोला जाएगा फायरिंग एंगल। हमने यहां पे आके गेट पल्स दिया, तो यह है इनपुट, यह है आउटपुट। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, या जो एससीआर कंडक्ट कर रहा है, वो कहां से कंडक्ट करना शुरू करेगा? सर 90 डिग्री 90 डिग्री से। तो हमारी जो वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ऐसे, या इसको वोल्टेज ना बोल के करंट बोल दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। यह है इनपुट वोल्टेज, यह है आउटपुट करंट। जो एससीआर है वो कब कंडक्ट करना शुरू करेगा? 90 डिग्री से। तो आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ आधी ही वेव फॉर्म मिले, सिर्फ ये वाला सेक्शन आउटपुट में अगर हमें चाहिए, तो हम यहां पे फायरिंग अपना करेंगे। तो एससीआर यहां से कंडक्ट करना शुरू करेगा, एससीआर यहां से कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो सिर्फ इतना ही वेव फॉर्म मिलेगा। ये आपको हम पढ़ेंगे जब हम कंट्रोल रेक्टिफायर पे चलेंगे तब। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक। हम्म अब ये हो गया। अब हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैं आपको यूजेटी ट्रिगरिंग देता हूँ एज अ होमवर्क। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। अभी जो छोटा सा टॉपिक है प्रोटेक्शन वाला पार्ट, उस पे चलते हैं। तीन ही हमारे पास ट्रिगरिंग मेथड थे ना सिलेबस में, देखिए एक बार, सभी के पास सिलेबस है ना? जी जी सर, सर। आर और आरसी और यूजेटी ट्रिगरिंग, तीन तरह के ट्रिगरिंग थे। तो आर और आरसी तो हमने कर लिया। आर था 90 डिग्री तक के लिए, और 90 से ऊपर जाना है हमें, तो आरसी ट्रिगरिंग सर्किट। यूजेटी ट्रिगरिंग आप खुद से एक बार करिएगा, नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा, वैसे मैं कराऊंगा इसको, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इससे आगे हम प्रोटेक्शन वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोटेक्शन वाला पार्ट, तो हेडिंग डालिएगा, प्रोटेक्शन कई तरह के होते हैं। एससीआर प्रोटेक्शन, इसको करके आइएगा सभी लोग एज अ होमवर्क। यूजेटी ट्रिगरिंग, बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, पूरी वर्किंग नहीं समझनी है वेव फॉर्म के साथ। एससीआर ट्रिगरिंग, तो सबसे पहले आता है डीआई बाई डी प्रोटेक्शन। डीआई बाई डी, यूजेटी वो कराई दीजिए आप। तो 10 मिनट में कहां से हो पाएगा, अपने पास नहीं है ना टाइम। मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। एक साथ करा नहीं सकते क्या ना? नहीं, ये आर और आरसी दोनों एक जैसे थे, यूजेटी बिल्कुल अलग है। डीआई बाई डी प्रोटेक्शन। अब मुझे बताइएगा डीआई बाई डी प्रोटेक्शन क्यों यूज किया जाता है? डीआई बाई डी क्या है, कोई बता सकता है सबसे पहले? चार्ज है सर। यह है इंक्रीज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर करंट टाइम के रेस्पेक्ट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो कंडक्शन एरिया है वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाया,
मान लीजिए ये एससीआर है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो करंट है वो पूरी तरह से स्प्रेड होके जाए एससीआर से। ठीक, लेकिन करंट इतनी तेजी से बढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि उस करंट को स्प्रेड होने का टाइम ही नहीं मिला, वो एक पर्टिकुलर एरिया से ही फ्लो हो रहा है। मान लीजिए यहां से करंट एंटर किया और उसने यहां से फ्लो होना शुरू कर दिया सिर्फ इतनी दूर से, तो यहां पे क्या बन जाएगा, हॉट स्पॉट बन जाएगा, जो एससीआर को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए इसी से बचाने के लिए हम DI/dt प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। तो सर सबसे पहले लिखिएगा, मैं इसको लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर बताइए। सर ये हॉटस्पॉट फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना फिर मैं से। लिखवा देता हूं ना, अभी टेंशन मत लो आप लोग बिल्कुल भी। सबसे पहले लिखिएगा, इफ द करंट इंक्रीजेज रैपिडली, if the current increases rapidly, then the current become very high in very short duration of time. और इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में in such a short duration of time, if the conduction area does not increases rapidly, if the conduction area does not increases rapidly, तो क्या होगा, बहुत हाई करंट फ्लो होना शुरू कर देगा स्मॉल एरिया से। देन हाई करंट starts to flow through small area। ठीक, अब बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट अगर छोटे से एरिया से फ्लो हो रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा, वो क्या क्रिएट करेगा, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होते हैं देखिएगा, हाई करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू स्मॉल एरिया, एज अ रिजल्ट temperature of this small area increases to a very high value। अगर किसी भी छोटे से एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया तो वो रेड कलर का हो जाता है।
उसी को बोला जाता है हॉटस्पॉट। उसी को क्या बोला जाता है? हॉटस्पॉट। तो यहां पे लिखिएगा एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ दिस स्मॉल एरिया इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकल हॉटस्पॉट। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकल हॉटस्पॉट। और ये जो लोकल हॉटस्पॉट है वो बहुत आसानी से किसी भी वायर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डिवाइस को डैमेज कर सकते हैं। यहां तक हो जाए तो नोट करिएगा, बताइएगा। दिस लोकल हॉटस्पॉट्स, या ऐसा लिखिएगा दीज लोकल हॉटस्पॉट कैन डैमेज द एससीआर। These local hotspot can damage the SCR. So to protect our SCR, हम क्या यूज करते हैं? di/dt प्रोटेक्शन। तो एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डू वी प्रोटेक्ट our SCR from हाई di/dt? हाई di/dt से हम अपने SCR को कैसे बचाते हैं? तो पहला जो मेथड है वो ये है, कनेक्ट an inductor in series with SCR। हम इंडक्टर के सीरीज में, SCR के सीरीज में एक इंडक्टर लगा देंगे। इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर di/dt को अपोज करता है। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंडक्टर है, नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडक्टर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, जो इंडक्टर है वो di/dt को अपोज करेगा। di/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इट opposes the change in current and hence reduces di/dt to a safe value। तो हमारी डिजायरेबल कंडीशन क्या है यहाँ पे? डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि जो di/dt है वो कम होना चाहिए di/dt रेटेड से। एक SCR किसी कंपनी ने बनाया,
उसने क्या बोला कि जो di/dt है वो 10 यूनिट से कम होना चाहिए, मतलब ये है 10 यूनिट, तो ये लेस देन 10 यूनिट होना चाहिए। जो एक्चुअल में चेंज हो रहा है करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मान लीजिए 8 यूनिट हो गया। तो जो SCR है हमारा वो डैमेज नहीं होगा। जैसे ही ये di/dt रेटेड di/dt से इंक्रीज होता है या एक्सीड करता है, जो SCR है हमारा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक। दूसरा यहां पे मेथड आता है हाई di/dt से प्रोटेक्ट करने का, कि जो कंडक्शन एरिया है उसे बढ़ा दीजिए। बी, टू प्रोटेक्ट the SCR from high di/dt we can increase the conduction area। ताकि जो करंट है वो ज्यादा एरिया से फ्लो होते हुए जाए, क्योंकि अगर करंट ज्यादा एरिया से फ्लो होते हुए जाएगी तो करंट को कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। अगर करंट ज्यादा एरिया से फ्लो होके जा रही है, R इज इक्वल टू ρl/A। Less resistance. अगर करंट ज्यादा एरिया से फ्लो होते हुए जा रही है तो करंट को कम रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अगर कम रेजिस्टेंस को फेस करने को मिल रहा है तो I² लॉस कैसा होगा? कम होगा, जिसके कारण टेम्परेचर भी कम होगा। और अगर टेम्परेचर कम है तो नो हॉटस्पॉट। हाई टेम्परेचर के कारण ही हॉटस्पॉट बनता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो कोई भी हॉटस्पॉट नहीं बनेगा। ठीक है सर। ठीक। यहाँ पे दो तरीके से हम कंडक्शन एरिया को बढ़ा सकते हैं। कैसे? नोट करिएगा। टू इंक्रीज द कंडक्शन एरिया, to increase the conduction area, charges from gate terminal should increase। To increase the conduction area, charges from gate terminal should increase, या we must design the device such that we must design the device such that the gate current या the gate charges spread through larger area, such that gate charges should spread larger area। ये दो मेथड हैं।
कंडक्शन एरिया को बढ़ाने के। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अगले प्रोटेक्शन स्कीम से, मतलब किससे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्या हमें डीवी बाई dt से भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है? जी सर, पड़ेगा। यस, जिसके लिए हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं? स्नबर। तो यहां पे स्नबर का कॉन्सेप्ट आता है, यहां पे स्नबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डीवी बाई dt प्रोटेक्शन से चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सर थोड़ा लास्ट बताइए, स्लाइड दिखाइए तो थोड़ा सा जस्ट। देखिए। सर इसको कंडक्शन एरिया को मतलब कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चर बाय मैन्युफैक्चर। कहाँ पे? यहाँ पे दो मेथड मैंने बताए कंडक्शन एरिया को बढ़ाने के, तो कौन से मेथड की आप बात कर रहे हो? ये टर्मिनल वाला, ये कैसे बढ़ाएंगे? पहला वाला, हाउ टू इंक्रीज द जी। कंडक्शन एरिया, चार्जेस फ्रॉम गेट टर्मिनल शुड इंक्रीज। मतलब जो भी चार्ज आप इंजेक्ट कर रहे हो गेट टर्मिनल से, उसको बढ़ाना है। जो डिजाइन ओके वाला पार्ट है वो दूसरा है। ओके। ये सेकंड वाला जो पार्ट मैंने लिखवाया है ना, कि हम जो हमारा एससीआर है उसको डिजाइन ही इस तरह से करिए कि जो चार्जेस हैं वो आसानी से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए पूरे डिवाइसेस में। तो अगर चार्जेस फैल पा रहे हैं अच्छे से तो एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। जी जी, अगर ठीक है सर। चार्जेस कॉन्सेंट्रेट होके फ्लो कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, हॉटस्पॉट बनने लग जाएंगे। ठीक सर। ठीक। तो जी ये जो पीडीएफ है वो अभी मैं शेयर कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी सर। चलिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। पीडीएफ आप लोग मर्ज कर लिया करो साथ साथ में, जैसे आज का भेजा मैंने, कल भेजा, तो दोनों को मर्ज कर लिया करो साथ साथ में। सर वो सब के लिए टाइम नहीं है। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है यार मर्ज करने में। अभी एक एक मिनट इतना ये हो रहा है सर। हाँ ये तो है। कितने सब्जेक्ट बचे हैं आप लोगों के अभी? अभी है सर, अभी नेटवर्क बचा है? नेटवर्क, हाँ नेटवर्क नेटवर्क तो तो सर हुआ नहीं है जो किसी को कराया किसी को नहीं कराया सर। दिसंबर में कराएंगे। अच्छा नेटवर्क तो एक क्लास भी नहीं हुआ है सर। अच्छा, हो जाएगा, आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वो क्या था ये मटेरियल्स का भी नहीं हुआ है मटेरियल तो सर ने करा दिया था स्टार्टिंग में ही। सर सर। पावर इलेक्ट्रॉनिक का एमसीक्यू क्वेश्चन आप भेजते रहिए। एमसीक्यूज के लिए मैंने, आप लोग सबने बुक ले ली है वाली जो मैंने आप नहीं, लोगों को बुक तो है रिकमेंड की लेकिन थी? आप जितना पढ़ाए ना वो सिलेबस के हिसाब से कुछ ठीक कुछ है, में चलिए तो मैं आप लोगों को आज सिलेबस के हिसाब आज से नहीं है। इवनिंग में सेंड करता हूँ आप लोगों हाँ को। सर ऐसा करने से होगा। अगर सैटरडे को जो जो टॉपिक हम लोग वीक में कवर किए उसका थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ठीक होगा, क्योंकि बुक में इतना सारा है ना, मतलब वही है। हाँ बुक में तो सिलेबस सैटरडे, हिसाब से नहीं होता। तो वीकली कर लिया जाए क्या? सैटरडे को जितना मतलब हमने किया है एक वीक में, उसके एमसीक्यूज में आपको सेंड कर दिया करूंगा, तो आप लोग सॉल्व करते रहना उसको। जी जी, जिस जी जिस सर। टॉपिक को कवर किया है वही बेहतर ठीक है, रहेगा, क्योंकि ठीक है, पावर चलिए। कॉन्सेप्ट मैं भी क्लियर है। सैटरडे को सेंड करता हूँ। जो मैं आने तब का तक सर्च भी कर लूंगा बुक से। जी जी बुक्स में तो अलग से ना सिलेबस हिसाब से नहीं है। आप लोगों का सिलेबस बहुत अलग है, मतलब बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में। हाँ हाँ सर। कुछ कुछ तो सर बुक में भी नहीं है ना। कुछ कुछ जैसे टॉपिक्स है ना, वो किसी एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ आप लोग के एग्जाम में दिया गया है। जैसे एफसीटी हो गया, एमसीटी हो गया, हाँ सर। ये किसी एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ आप लोगों के सिलेबस में ही दिया गया है। चलिए करेंगे तो पूरा ही सिलेबस। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। बताइए। सर आपको हम लोग का एग्जाम का पैटर्न पता है क्या, कि हम लोग का रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं होगा, ओनली वन यही फाइनल ये है करके सिलेक्शन के लिए? एक ही एग्जाम है ना आप लोगों का? हाँ सर, हम लोग का ये स्क्रीनिंग नहीं है सर। हाँ मुझे पता है ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।